नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएच और आप लोगों को पता है कि काफ़ी महीना पहले हमने अपना कार्यक्रम किया था इन कॉन्वर्सेशन और हम काफ़ी ज़्यादा लोगों से हम बात करते थे और यहाँ के मुद्दों के ऊपर बात करते थे। लेकिन कुछ वजह से ये जो हमारा कार्यक्रम है ये थोड़ा-सा गैप हो गया है बीच में। आप लोगों को पता है कि दिमा हसाओ में इसको रेगुलर चलाना भी थोड़ा-सा कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो कार्यक्रम है इसे हमें बंद करना पड़ा था और अब हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम को चलाने के लिए। और इस कार्यक्रम को इस बार जो हम चलाएँगे, हमारे साथ होंगे विशाल जोशी। तो विशाल जोशी भी हमारे साथ है और आज हमारा जो पहला जो ये एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे यहाँ हमारे डिमा हसाओ के। खास करके आप लोगों को पता है कि अब जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, यानी कि जो पॉलिटिकल उथल पुथल एक तरीके से हम देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। ज़मीन को लेकर, अपना ज़मीन बचाने के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सारा सिलसिले को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे साथ जो हमारा मेहमान है वो है निर्मल लंकासा। आप लोगों को पता है कि निर्मल लंकासा के बारे में एक बात यहाँ डिमा हसाओ में खास करके कहा जाता है कि अगर डिमा हसाओ में कोई कांग्रेसमैन है तो वो है निर्मल लंकासा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफ़ी सालों से हमने देखा यहाँ पे जब काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल यहाँ पे चेंजेस हुआ है, कोई इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी, हमेशा इस तरीके का घटना हमने देखा यहाँ पे। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो जिनका नाम निर्मल लंकासा है, जो उस समय भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में है और भविष्य के बात तो हम आप लोगों को बता नहीं सकते। लेकिन अभी तक अगर यहाँ इनके बारे में ये कहा जाता है कि एकमात्र कांग्रेसमैन अगर कोई है तो वो है निर्मल लंकासा। तो निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस कार्यक्रम धन्यवाद। में। धन्यवाद। सभी सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिन बाद में ऐसा प्रोग्राम आप लोग लिया और इस एपिसोड में मुझे खासतौर पर बुलाया होगा। मैं दिल से शमसुल जी और विशाल जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत सारा चीज़ें काफ़ी जब से इलेक्शन हारने के बाद थोड़ा साइलेंस जैसे भी रहा, कुछ लोग कह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं। संगठन का काम तो हम लोग जारी है और सबको मालूम है मैं एआईसीसी का मेंबर भी हूँ, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज काफ़ी डिस्ट्रिक्ट का। तो संगठन का काम काज में बिजी है और यहाँ खासतौर का जस्ट एक साल ही हुआ, काउंसिल इलेक्शन ख़त्म हुआ और इन लोग को भी मौका दीजिए, जो काम जो जैसा करना है उन लोग करने दीजिए बोल के हम लोग थोड़ा देख रहा है। और हाल ही में कुछ कुछ इश्यूज लेके भी हम लोग आप लोग भी हम लोग को चर्चा में लिया है कि रिसेंटली उमंग वाला केसेस और बहुत सारा ये शिक्षकों के ऊपर में जैसा खतरा पैदा हो गया है, ये सारा चीज़ें। तो सबसे पहले हो गया जैसे उमंग वाला केस लेके हम लोग को बहुत लोग कह रहा है कि व्हाट इज द स्टैंड ऑफ कांग्रेस। तो अभी जैसा वो 9,000 वाला बीघा वाला केस को तो बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनिंग सेकेंडरी है। सबसे पहले हो गया एस्टेब्लिशिंग ऑफ वो लैंड किसका है, गांव वाला लोग का है या फॉरेस्ट का है। तो इसमें आप लोग देखना ज़रूरी है कि 1927 फॉरेस्ट एक्ट और 1980 का आपको 2006 का फॉरेस्ट राइट एक्ट और ये फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट आपका ये 2000 ये इसका 23 का। इसमें खतरा ये होगा कि अगर ये सब डीम फॉरेस्ट का जो पिटिशनर्स लोग है, तो एनीथिंग ग्रीन और जो चंद्रचूड का हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई ने जिसने कमेंट दिया है कि फॉरेस्ट का बैक टू द ग्रामर वापस आए, तो इसी प्रकार से ये जो पिटिशनर्स लोग भी इसमें जो इस अमेंडमेंट के ऊपर में जो लिखा है उसमें इवन डीम फॉरेस्ट को कवर करना जरूरी है अंडर दिस एक्ट। तो ये होने से क्या होगा, सारा दिमाग अगर डीम फॉरेस्ट अगर उस आर्ग्यूमेंट से जाता है तो एंटायर दिमाग तो डीम फॉरेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग सब ग्रीन है, क्योंकि एंटायर हम लोग का कॉन्टिन्यूस ग्रीनरी है ना। ग्रीनरी होने से तो डीम फॉरेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए काउंसिल को तो मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट को ये लिखा है कि गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करो एज पर 19 जो 27 से जो भी फॉरेस्ट डिक्लेयर करके रखा है एरियाज,
वो सारा उसको कंसिडरेट करो। लगभग इन लोग का टारगेट है 1,57,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरियाज क्रिएट होना है। तो इसमें हो गया अभी सबसे डेंजर बात है, अभी जैसा जिस प्रकार से उसमें माइनिंग, तो टोटली वो तो बिल्कुल ही गलत प्रोसेस, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसा जियोलॉजिकल सर्वे होते हैं, जीसीआई तो सर्वे करेगा, वो तो सर्वे करने को देश का क्या संपत्ति है वो तो कर सकता है, वो ऑयल भी करता है, जीसीआई भी करेगा, सब वो दैट्स देयर अधिकार है करने का। लेकिन बेस्ड ऑन जीसीआई ये जो डिसीजन है, असम गवर्नमेंट ने जो टेंडर कॉल किया वो तो बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं होता, लैंड डिमार्केशन नहीं होता, आप कैसे टेंडर कर दिया। तो जो जिस प्रकार से काउंसिल जो अप्रोच कर रहा है तो ये तो बिल्कुल अभी ऐसा हो गया कि 6 शेड्यूल से लोग, यहाँ का हमारा लोग 6 शेड्यूल से खतरा हो गया। ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं। आप देखने से इस ये 6 शेड्यूल ये काउंसिल का जो इंस्टीट्यूट का लिए है या द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर काउंसिल सच में वेलफेयर का है, लोगों का लिए वेलफेयर का लिए, तो इस मुद्दा में बातचीत अभी तक क्यों आलोचना इतने की। काउंसिल कह रहा है कि ये जो टेंडर कॉल किया है उसमें काउंसिल ने डिक्लेयर किया है ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है। तो अभी हो गया गांव वालों लोग बोलता तो ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग आगे क्यों सर्वे करेगा। पहले तो एस्टेब्लिश करना है कि ये गांव का जमीन है, तब जाके आपस में बातचीत करके रिजॉल्व होगा ना। पहले तो वो एस्टेब्लिश करना है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से सीपी गोयल जो आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गठन किया है हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी रिगार्डिंग दिस इशू, तो इसीलिए ये काउंसिल का बहुत ज़रूरी है कि ये एस्टेब्लिश करना है कि दिस इज ए विलेज लैंड। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट जो हो रहा है 2023 फॉरेस्ट ये कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके मुताबिक तो बहुत खतरा होगा। क्योंकि अगर जो पहले से फॉरेस्ट एंड ड्यू फॉरेस्ट लैंड अगर पहले से अगर कोई 1980s को पहले से अगर डिक्लेयर करके रखा, दैट विल एंटायरली कवर अंडर दिस अमेंडमेंट में कवर हो जाएगा। तो गांव वालों चाहे गांव वाला को जमीन हो, they will have no say. The forest department can declare the land as a forest road. चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टोकता हूँ। आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये जो पूरा घटना जो हो रहा है, फॉरेस्ट अगर इसको डिक्लेयर करता है कि हाँ ये फॉरेस्ट लैंड है, या इसके नीचे में आप मान के चले कि डिमा हसाओं में अब कुछ कुछ जगह पे जैसे कि उमरांगसू एरिया, या तो मान के चले हाथीगली एरिया, या कहीं कहीं ऐसे अगर कुछ कोयला मिलता है, कुछ मिलता है, तो ये गवर्नमेंट को अगर चाहिए तो वो लोग ले सकता है, ये चीज है। अब अगर ऐसा एक सिचुएशन आए कि पूरा डिमा हसाओं के नीचे आपको यहाँ पे कुछ मिल गया, तो सारा डिमा हसाओं के लोगों को क्या कहीं और जाना पड़ेगा? निश्चय अगर गवर्नमेंट अगर एक्सट्रैक्ट करेगा तो, बट विद द ड्यू प्रोसेस करना पड़ेगा विद द काउंसिल। और ये जमीन अगर गांव वाला लोग को है तो गांव वाला लोग को ऊपर में, अभी जैसा है तो काउंसिल जोर जबरदस्ती कर रहा है। पहले जो हुआ उसमें तो आपस में आलोचना करके, लेकिन अभी के जब से ये क्लाइमेट चेंज का इश्यूज आके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बहुत तरह का आजकल वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी का, ये सब कन्वेंशंस का उस माध्यम से अभी हम लोग भी कमिट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिट जो कर रहा है, अगर धीरे धीरे देखिए हम लोग का जो भी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्शन होता है उस कंपा का नाम में फिर हम लोग देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताएगा कि डुंगडिंग्रो गाँव लंगटिंग में है, तो हाँ वो गांव तो उजड़ गया। आप लोग को पता है May 24, 2024 में गैजेट नोटिफिकेशन आया दैट डुंगडिंग्रो इज अ रिजर्व फॉरेस्ट। पहले गांव हुआ करता, पहले गांव हुआ था। ऑन व्हाट ग्राउंड? मार्गरेटा में ऑयल मैक्स ऑयल ड्रिलिंग किया, मार्गरेटा उसमें रिजर्व फॉरेस्ट में, तो डाइवर्शन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट मार्गरेटा में हुआ। उसका डाइवर्शन का बदले यहाँ कैंपा प्रोजेक्ट ऑयल मैक्स के नाम में ये डुंगडिंग्रो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया ये रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरी बात हो गया बल्डेंगा रिजर्व फॉरेस्ट, आपको पत्थरकोरी बड़ोबो का वहाँ फॉरेस्ट डाइवर्शन वाला है, उसको फॉरेस्ट डाइवर्शन हुआ बोल के कैंपा के नाम में यहाँ तलांगहोई में भी
ये आपको कैंपा का नाम में रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाएगा वो। तो धीरे धीरे देखिए, हम लोग जो कह रहा था, जो पंचायती सिस्टम्स क्या क्या, अभी तो दिखता है तो काउंसिल अभी खुद अपना जो अधिकार धीरे धीरे गंवा रहा है विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द पब्लिक। तो ये 9,000 वाला बीघा भी जो अगर होता है, तो 9,000 बीघा अगर फॉरेस्ट बोलता है, ये डीम फॉरेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट को अगर ये जजमेंट में आ जाता है डीम फॉरेस्ट है ये, तो क्या होगा? तो डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड होगा। पकड़िए 9,000 बीघा अगर हम लोग दे दिया, माइनिंग हो गया, उस डाइवर्शन को बदले में हम लोग और 9,000 बीघा देना पड़ेगा जमीन फॉरेस्ट को, वो कैंपा में जाएगा। अल्टीमेटली कैंपा इस बार रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर होगा। रिजर्व फॉरेस्ट का ओनर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप एट प्रेजेंट आप देखिए डिमा हासाओ को मैप, मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट तो डिमा हासाओ एरिया में जा रहा है। आप यहाँ से देखिए सीधा दियांगी के नीचे आप माहुरपुरा जो दियांगी और माहुर नदी जो माइबंग से आता है, उस बॉर्डर राइट नीचे पूरा डाउन स्ट्रीम चाहिए, राइट साइड से पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है। नाउटिंग नुपा हाटीकली वो रिजर्व, आपको हाईवे 4 लेन के बाद में फिर उस तरफ रिजर्व फॉरेस्ट गिरता है। अब बोलने से खास लैंड हम लोग को बोलने से अब बहुत कमी रह गया। आपको इधर संपरी ये सब भी कैंपा प्रोजेक्ट में चला गया। मैक्सिमम तो डिमा हासाओ एरिया का जमीन तो फॉरेस्ट में आ रहा है। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अल्टीमेटली डिमा हासाओ कम्युनिटी का जितना विलेजेस हम लोग ऐसे डिक्लेयर हो जाएगी कि देयर आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो विल बी एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये खतरा चीज आ रहा है धीरे धीरे, ये समझना पड़ेगा। आपने कहा कि जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है फॉरेस्ट के रिजर्व होने के कारण, अगर हम जाए हिस्ट्री में अगर आगे जाए तो जब ब्रिटिश के समय से ये जो एरिया था, जो एक्सक्लूडेड एरिया बोलते थे ब्रिटिश के समय में, तो यहाँ के लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड, नेचर के साथ रहना, नेचर के साथ ही यहाँ के वातावरण के साथ बड़े होना, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट और जो नीति से 6 शेड्यूल जन्म हुआ था, तो आप इसमें आप क्या वास्ट डिफरेंस क्या देख रहे हैं अभी? किसी हम लोग अमंगस्ट द नेचर रहने वाला लोग है, हमेशा ट्राइबल्स लोग अमंगस्ट द नेचर। और फॉरेस्ट रिजर्व इसे बोला जहाँ में भी ट्राइबल्स है हमेशा प्रोटेक्टेड हुआ है, जंगल भी सर्वाइव होता है और रिजर्व फॉरेस्ट भी है, हम लोग एक को एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे आप कहा अभी का डेवलपमेंट का जो जिस तरह से हम लोग का नेचर से इतना बेस्टो किया है, देखिए अभी बहुत सारा चीज़ है, इकोनॉमिक डायनेमिक चेंज हो रहा है, अलग तरह तरह का ये हम लोग का अभी विथ क्लाइमेट चेंज के लेके अभी जैसे COP29 होगा, अभी जैसे बहुत सारा कंट्रीज में अभी जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स लोग को इनकम कैसे जनरेट होगा, वो सारा चीज़ कार्बन जो क्रेडिट्स होता है, ये सारा चीज़ें अभी धीरे धीरे बहुत अवेयर हो रहा है लोगों में। तो हम लोग भी चाहता है कि हम लोग को फॉरेस्ट भी अगर सचमुच में गवर्नमेंट हम लोग को फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड रखना चाहता है तो इसको हम लोग मोनिटाइज कैसे करें, मोनिटाइज करें कैसे कि हम लोग जो गाँव हम लोग नेचर्स को हम लोग कार्बन को हम लोग ट्रैप करके रखा, उसका हम लोग मोनिटाइज हम लोग को इसको बेनिफिट्स मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जैसे कार्बन क्रेडिट्स के हिसाब से। तो ये सारा चीज़ें हम लोग को सरकार, काउंसिल बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, ये सब का हम लोग लॉबी करना है और इसमें हम लोग को आर्गूमेंट तब जाके हम लोग को ये सब जंगल ये सब प्रोटेक्टेड रहेगा। जंगल रहेगा, हम लोग इन द नेम ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन हम लोग को अगर कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलता है तो गांव वाला लोग तो रहेगा क्या, कैसे उन्नति होगा? सीधा सवाल मैं समझ गया आपका बात को। सीधा सवाल ये है, हम लोग उसको ज़्यादा घुमाएंगे नहीं क्योंकि गांव का आदमी को ये बात समझना होगा, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो समझना होगा। सीधा बात ये है कि आप अभी जो बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम में जिस तरीके से ज़मीन छीना जा रहा है और लोगों के साथ बातचीत करके फिर वो ज़मीन लेना, जैसे कि मैंने बोला कि अगर यहाँ कोयला निकलता है तो क्या ये ज़मीन सरकार को देना होगा, आपने बोला कि यहाँ देना होगा, लेकिन आपने फिर ये भी बोला कि बातचीत करके देना होगा। लेकिन अभी जो आप जिस तरीके से आपने बताया पहले कि लोगों के साथ बातचीत नहीं हो रहा है, फोर्सफुली ज़मीन लेने का कोशिश कर रहा है, अब इसको रोका कैसे जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है ये आप बताइए। जैसे रोका मतलब देखो, डेवलपमेंट में हम लोग हैम्पर करना जरूरी, डेवलपमेंट का अगर रोकता है तो डेवलपमेंट नहीं रोकना है, डेवलपमेंट नहीं रोकना है। एट द सेम वो मतलब विन विन सिचुएशन होना है। तो हम लोग को यहाँ में देखा है जो पहले ज़माना में हुआ
वो भूल जाइए। अभी जो गलती पहले हुआ उसको भूल जाए, तू मैं का कोई वो पास्ट आने वाला नहीं। अभी से हम लोग मेजर्स कैसे लेना होगा। इसलिए हम लोग को जो नेता लोग अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, खासतौर पर अमंग्स द कांग्रेस में बहुत सारा हम लोग सेंट्रल लीडर्स ट्राइबल्स लोग कि जो खुद राहुल गांधी जी बोलते हैं भागीदारी हिस्सेदारी, तो ट्राइबल एरियाज में भी उन लोग भी उन्नति होना चाहिए। विद प्रोजेक्ट जो भी लगे उसमें भागीदारी हिस्सेदारी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए जैसे उमराव में सपोजिंग उधर जैसा फैक्ट्रीज लगेगा, सपोजिंग जमीन तो किसको है, गाँव वाला लोग को है। अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स थिंक जेके महालक्ष्मी वाला केस, जेके लक्ष्मी सिंह, हाँ लक्ष्मी सिंह, वो 2000 बीघा जैसे कुछ 40 करोड़ ना कुछ दिया बोला काउंसिल को। तो सिंपल कैलकुलेशन है, अगर 40 करोड़ दिया, जमीन 2000 बीघा ले लिया, वैल्यूएशन से लोग तो बाद में बढ़ाएगा, उस वैल्यूएशन से ये लोग उसको सिक्योरिटी देके लोन लेगा, फैक्ट्री से उससे आ जाएगा। हमारा बात हो गया सचमुच में अगर डेवलपमेंट लोगों को भी उन्नति होती है, गाँव वाला लोग को साथ में इक्विटीज लेके चलो ना, तब तो ये गाँव वाला लोग भी राजी होगा। अभी तो हो गया तो मतलब गाँव वाला को कुछ नहीं देगा, 1-2 पैसा देगा, आप लोग भागो, ये जमीन छोड़ो होगी। तो ये लोग अपोज क्यों नहीं करेगा अपोज? जब तक प्रोजेक्ट में भागीदारी हिस्सा लेकर नहीं होगा, हम लोग ट्राइबल से उन्नति कैसे होगा? इसलिए हम लोग को सोच विचार चेंज होना पड़ेगा। यही बोलता भागीदारी हिस्सेदारी हम लोग को बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लेने को बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो हमेशा ये हमारा यहाँ में जो ऑपोजिशंस, ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलती रहेगा। आज देखिए उमर में क्या हो रहा है। तो अगर सचमुच में प्रोग्रेसिव माइंडेड और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस को पहले से अगर ये सब रिजोल्यूशंस लेता है, शायद उसमें स्मूथ सेलिंग होता है। तो ठोस कदम ये सब लेना चाहिए। नहीं अभी को जैसे सिस्टम में सिर्फ बड़ा बड़ा कंपनी को जोर जबरदस्ती ज़मीन दे देगा, ये भी राइट नहीं है। जो अभी जो फिलहाल हो रहा है, पता नहीं यहाँ का नेता लोग को ऊपर से प्रेशर है शायद विद इन अपना पार्टी का अंदर से। तो जो भी नेता हो, जो भी चाहे जो भी पार्टी को हो, अपना लोगों को अधिकार का फाइट करने का दम तो होना है। चलिए एक बात है, अभी जैसे कि रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट है और बताया जा रहा है कि ऊपर से प्रेशर है बीजेपी गवर्नमेंट को, तो किसी को देना है, नाम आ रहा है अदानी का, अदानी को देना है या किसी कंपनी को, मैं उसमें नहीं जा रहा। कल को ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का रूलिंग में फिर आप लोगों का कोई आ जाए, कोई ऐसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको जमीन चाहिए, तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो सीधा बोला भागीदारी हिस्सेदारी, लोगों को भागीदारी हिस्सेदारी लेके चलेगा। मतलब अगर आप लोगों के ऊपर भी वैसा प्रेशर हो? नहीं, वो ऐसा ट्राइबल तो मैं तो हमेशा फाइट करेगा, क्योंकि देखिए मेरा पर्सनली लेने का कुछ नहीं, पर जब तक है मैं तो किसी को देना चाहता हूँ, लोगों उन्नति होना। कितना गरीबी है यहाँ में, सबसे प्रॉब्लम है कि हम लोग को गरीबी, इसको देखता नहीं लोग, और कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता कि हम लोग गरीब है बोल के। तो यही है हम लोग को, मतलब जो प्लान जो हम लोग करना चाहता है 2019 से बहुत सोचा था, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली हमने जीता भी नहीं। और सोचा था लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन ये बीजेपी सरकार के साथ, लेकिन खास तौर पर वो HAD लेवल में बोलिए, मंत्री उस डिपार्टमेंट में ले भी ऐसे खास कोई कदम नहीं लिया। फोकस कौन सा एरिया में फोकस करेगा, और जैसा मालूम हुआ कोई यहाँ तो सिंगल हैंडेडली राइट फ्रॉम दिल्ली जैसा चल रहा, जैसा चलाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी वैसे, यहाँ में भी ऐसे वन मैन शो, वन मैन आर्मी, किसी का एडवाइस ना किसी को डायरेक्शंस, किसी को ओपिनियन, बिल्कुल ही वो लोग सेधन नहीं। ये मैं जो जैसा मुझे जो इम्प्रेशन हम जो मिला है ये है, क्योंकि बहुत लोग होनहार लोग भी है, उन लोग एडवाइजर्स लेके अगर सचमुच में कर रहेगा मुझसे बहुत कुछ कर सकता है। अभी भी बहुत कुछ करना है बाकी है, और आने वाला समय में हम लोग धीरे धीरे हम लोग का प्लान्स क्या है, एक हम लोग सेक्टर वाइज हम लोग ये चर्चा करना मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन में अगर सब कुछ बातें कर लेगा तो शायद लोगों को इंटरेस्ट भी चला जाता है। तो फर्स्ट आज तो हम लोग को खास ये 6 शेड्यूल से हम लोग अपनी फिलहाल लोगों को कितना खतरा होगी, सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में ये है। तो आप लोग तो देख रहा है एक EM जाके बंदूक फुटा देता है, उसको कोई एक्शंस नहीं लेता है। ज़मीन दूर जब से किसी को ले, हाँ कॉरपोरेट का नौकरी करने जैसा हो गया। तो
हम लोग को गांव वाला लोग को आशा किसके ऊपर होगा? जब काउंसिल ही ऐसा करता है तो किसके ऊपर आशा होगा? तो इसलिए हमको उस दिन पूछा, हम लोग तो हाँ सर, हम लोग तो ये काउंसिल से डर गया। 6 शेड्यूल तो हम लोग को प्रोटेक्शन को लिए दिया बोला, लेकिन देखता है तो अभी खाली वो काउंसिल का इंस्टीट्यूट का बचाने के लिए, इंस्टीट्यूट को भले के लिए काम करना था, लेकिन हम लोग को लिए कुछ अधिकार ही नहीं। तो अब बात वही है, घूम फिर के बात वहीं पे आता है कि अगर जमीन इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाए किसी भी मतलब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए, तो ये जो गांव वाले उसको आप जैसे आप बोल रहे हैं कि भागीदारी में क्या होगा, कुछ अमाउंट उनको दिया जाएगा या तो वहाँ पे कुछ काम दिया जाएगा, तो उनको सेटल कहाँ किया जाएगा, ये तो सबसे बड़ा सवाल। रिहेबिलेशन सबसे बड़ा, रिहेबिलेशन रीसेटलमेंट रिहेबिलेशन ये सबसे बड़ा है। ये सब इसलिए हम लोग सबसे पहले अभी क्या, इसलिए हम लोग जो 2019 में जो सोचा था न्यू लैंड यूज पॉलिसी, मतलब हम लोग इंडस्ट्रियल लैंड और गांव वाला रहने का एग्रीकल्चर लैंड और कौन सा लैंड इंडस्ट्रीज बैठाने के लिए, सब हम लोग आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसको हम लोग लैंड बैंक ऐसा बना के, क्योंकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आएगा बहुत सारा। अच्छा सचमुच में अगर डेवलप करेगा मतलब ऐसा प्लान होना ज़रूरी है, ताकि इन्वेस्टमेंट भी हम लोग, इंडस्ट्रीज भी हम लोग का ज़रूरी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का भी ज़रूरी है, बिल्कुल जरूरी। इसलिए गांव वाला लोग को लाइफ इसमें क्लैश होना नहीं है, उन लोग का इफेक्ट होना नहीं, रिहेबिलेशन से सभी नहीं होना है। इसलिए हम लोग के साथ है ज़मीन, लेकिन इसको हम लोग अच्छी तरह से प्लान नहीं किया कि कौन सा एरियाज को हम लोग बिल्कुल इंडस्ट्रीज के लिए रखेगा वो भी, और कौन सा एरिया में हम लोग गाँव बसाएगा। तो हम लोग एकदम ये हम लोग अनप्लान वे में जा रहा है बोल के, इसलिए हम लोग को ये सब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो मैं चाहता हम लोग को जितना भी इंटेलेक्चुअल्स है, जो भी यहाँ को कम्युनिटीज़ का नेता लोग बोलो, काउंसिल्स को, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो चला रहा है, सब मिलकर ये सब कम्युनिटी लीडर्स लेके हम लोग ये चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो होते रहेगा, लेकिन सब तो चाहता है इस डिस्ट्रिक्ट को उन्नति हो, इसलिए ये सब कॉन्सेंसस होना बहुत ज़रूरी है। गांव वाला लोग को भी ये गांव का खासतौर पर गांव विलेज जो वासियों, इन लोग को भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ना, तो ये प्लान तो एक शुरू करने से नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगा ये कंटिन्यू करना है, ये तो क्योंकि गवर्नमेंट तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसलिए हम लोग को जो लैंड यूज़ पॉलिसी ये सब बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ्यूचर में ये सब प्रॉब्लम आती रहेगा। आज हम लोग है, कल हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा, दूसरा लोग बैठेगा, लोग दे विल फेस द सेम प्रॉब्लम। इसलिए जब भी मौका मिलता है ये सब फ्यूचर में ये सब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने के लिए कदम तो लेना ज़रूरी है। मेरा तरफ से मैं तो वही समझता हूँ। तो आप कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर उस कम्युनिकेशन में सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ होते रहेंगे, या फिर यहाँ पर जो गांव के लोग होंगे, आप वो लोग से भी चर्चा करके मतलब इतना डेवलपमेंट करने से यहाँ पर इतने से काम चलेगा बोल के आप लोग का? एग्जैक्टली, गांव वाला लोग को कॉन्सेंसस तो जरूरी है। गांव वाला लोग को समझाना है कि ये सब बेनिफिट्स और आप लोग को कितना इफेक्ट होगा, नहीं होगा, आप लोग उसमें क्या भागीदारी हिस्सेदारी होगा, ये सारा हम लोग गांव वाला लोग आखिर इंसान है, समझेगा। वो लोग कोई ऐसा नहीं प्यार से समझाएगा, ये लोग को ट्रेजेक्टरीज दिखाएगा। अरे आज का दिन में बहुत सारा गाँव वालों में पढ़ा लिखा लोग भी है, समझेगा। तो इसलिए जब तक ये कम्युनिकेशंस हम लोग कम्युनिकेशंस और ये कन्वर्सेशंस अगर जब तक नहीं रखेगा, इंटेंशंस अगर अलग दूसरा इंटेंशन होगा तो सस्पिशियस इंटेंशन से अगर करता हूँ तो जरूर ऐसे प्रॉब्लम आएगा। इसलिए इंटेंशंस तो खुला होना है, हाँ, दिल में कुछ रखना नहीं, खुल के बात करना है। अगर देखा जाए तो मतलब पहले जो अभी जहाँ पर जो अभी लैंड का लिए जो इशू चल रहा है, वो लोग पहले मतलब डैम के वजह से वो लोग शिफ्ट हुए थे, वो लोग का कहना है। तो अभी वो कह रहे हैं कि अगर फिर से हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे, वो लोग का ये सवाल है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि इसके लिए डेवलपमेंट में एक तो हाँ, उस उमरंगसू देखिए तो एक बात तो सबको स्वीकार करना जरूरी है कि जो भी दिया कार्बी लोग को लैंड बहुत ज़्यादातर उधर तो उमरंगसू कार्बी लोग की जमीन की है। तो बात के बाद ये 9000 बीघा चला जाता है। रिहेबिलेशन का अगर बात होता है, हमें करेगा लोग रिसेटलमेंट एंटायर बोलने से तो उमरंगसू तो नीचे तो पूरा लाइमस्टोन ही है, हम लोग सब मालूम है एंटायर वो। तो रिहेबिलेशन कहाँ जाएगा? सामने में हाँ दिमासा गाँव लोग तो ज़मीन नहीं देगा, एक हम लोग वहाँ बेते लोग भी नहीं देगा।
अरे हम लोग को अपना ट्राइबल लोग, गांव और गांव का एक जात का गांव गांव को बीच में हम जमीन को लेके लड़ाई होता है। तो अभी दूसरा कम्युनिटी को लेके किसी को जमीन देगा बोलने से कोई मानेगा नहीं, मानेगा ना, जो प्रैक्टिकल चीज है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हाँ। लोगों का मतलब बाहर तो लोगों के साथ काफी पैसा रहता है, बिजनेस रहता है, लेकिन लोगों को यहाँ पर मेन चीज है वही है मिट्टी, जूम, वही वो लोग का मतलब खजाना कहते हैं ट्राइबल वही लोग। वही तो exact। अगर उसको कैसे प्रॉपर चैनलाइज करके वो लोग को अगर फिर से एक नया जगह नहीं मिला तो वो लोग का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रहेगा? नहीं, वो अगर रिहेबिलिटेशन प्रॉपर नहीं होता, उसको रीसेटलमेंट अगर प्रॉपर नहीं होता, तब तो ये तो लोग तो कम्प्लीटली डिप्राइव हो जाएगा सर। जैसे जैसा हालत है उससे हालत और बिगड़ जाएगा, क्योंकि लैंड तो श्रिंक होता है ना। इसलिए हम लोग सोचना पड़ेगा, मतलब ये क्या बोलता है आपको, स्पेशली उमरांसुला केस, ये बहुत सेंसिटिव है। बाकी हम लोग को बहुत बहुत एरियाज में देखना होगा कि अभी जैसे रिजर्व फॉरेस्ट बन रहा है, अभी डिमासा एरियाज में जा रहा है, तो फ्यूचर में एंटायर डिमासा जो जो डिमासा लोग रहता है बस, वो गांव सब अगर पूरा रिजर्व में आ जाता है, बाद में उन लोग को भी प्रॉब्लम इफेक्ट होगा। इसलिए काउंसिल लोग अभी से, जैसा ये जो 2023 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, नो डाउट हम लोग में 6 शेड्यूल है, परंतु जो पहले से जो फॉरेस्ट एंड प्रोपोज फॉरेस्ट PRF ऐसा बना के रखा है, अगर एंटायरली ऐसा रिजर्व हो जाता है और डीम फॉरेस्ट अगर डिक्लेयर हो लेता है, तो गांव वाला लोग भी वो डीम फॉरेस्ट को भी अपना क्लेम कर नहीं सकेंगे, तो हाथ से निकल जाएगा। तो चलिए आज का ये एपिसोड ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसको पार्ट वाइज करेंगे, फिर आगे भी हम आपसे बात करेंगे। तो विशाल, आपका पास अगर कोई सवाल हो तो आप लास्ट में एक सवाल आप। तो आखिरी में जो अभी और भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इंडिया और जो ट्राइबल लाइफस्टाइल जो है उसी के कारण मतलब क्लाइमेट चेंज में काफ़ी सुधार आ रहा है। तो अगर ये डेवलपमेंट मॉडल अगर अच्छे से अगर ट्राइबल एरिया में ना हो, अगर मतलब अच्छी प्लानिंग से ना हो, तो फिर भविष्य कैसा रहेगा? नहीं, एग्जैक्टली मैं अच्छा लगा उस दिन हम लोग का डोनर मिनिस्टर तो जनजाति दिवस मनाया था उस दिन त्रिपुरा में, उसने डिक्लेयर किया कि दैट इंडिजिनस ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, दिस इज अ वे टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए हम लोग को जूम जो करता है वो साइकिल में करता है, तो लेकिन हम लोग कुछ मतलब फॉरेस्ट अगर उससे बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसको इनडायरेक्टली हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए बोला जो अभी जो कार्बन एमिशंस, कार्बन ट्रेडिंग्स, ये सब लेके बहुत सारा अभी चर्चा में होता है। बहुत सारा कंट्रीज में अभी क्या हो, इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ को जो फॉरेस्ट लैंड्स ऐसे कवर हो, जो प्रोटेक्ट करता है, उन लोग को डायरेक्टली ये जो बड़ा बड़ा कंपनीज का कार्बन एमिशन जो करता है, कार्बन क्रेडिट्स उन लोग को मिलता है। तो महासव में भी हम लोग अगर फॉरेस्ट के साथ ये मिनिस्ट्री अगर सचमुच में ये बोलता है कि आप लोग को ग्रीनरी बहुत है, इसको आप लोग बचा के रखेगा हम लोग, एट व्हाट प्राइस। तो इसलिए ये जो कार्बन हम लोग को क्रेडिट्स जो मिलेगा, इससे जो हम लोग कार्बन क्रेडिट्स अचीव करके उसको हम लोग रियल मोनिटाइज करने के लिए सुविधा है। आजकल हम लोग सबको मालूम है एयर कार्बन एक्सचेंज हो गया है, उसमें हम लोग ये कार्बन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो काउंसिल ये सब चीज़ें हम लोग कदम लेना ज़रूरी है। हम लोग ऑलरेडी मैं पर्सनली इस लाइन में भी कुछ काम हम लोग कर चुका है, करने वाला भी है। हम लोग का पड़ोसी जो स्टेट है आपका मेघालय साइफुंग एरिया में, अभी रोबो बैंक और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये गांव वाला लोग को मिलके प्लांटेशंस का लगभग 30 इयर्स के लिए आप लोग बिल्कुल ही काटो मत, वो जो भी वो गच्ची का पेड़ का वैल्यूएशन के मुताबिक आप लोग को रेंट मिलेगा, वो काटना नहीं। तो वो क्या होता है, वो कार्बन क्रेडिट्स में वो लोग ट्रेडिंग करेगा। तो ये इस तरह का सुविधा आ गया, तो इसलिए हम लोग ये काउंसिल और हम लोग का जो भी इंटेलेक्ट बोलो, ये सब चीज़ में हम लोग ध्यान देना ज़रूरी है। अब खासतौर पर यहाँ सब कुछ तो काउंसिल है बोल के, तो काउंसिल के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि फॉरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो, लोगों को भी इससे इनकम हो। तो कार्बन ये नया इकोनॉमिक्स अभी चेंज हो रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग मौका उठाना ज़रूरी है। और इसलिए हम लोग जो कन्वेंशंस होता है बाहर में बड़ा बड़ा ये सब इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग स्पेशली हम लोग को
हम लोग को दिमाग को काउंसिल दो। मैं दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हम लोग को जो भी हमें ऑफिसर्स लोग है ये सब को थोड़ा अपडेट रखो व्हाट्स हैपनिंग इंटरनेशनल वो ट्रेड WTO में और COP29 में वो ऑल रिलेटेड। ये जो COP29 होगा व्हाट एवर डिसीजन जो इंटरनेशनल कन्वेंशन में होता है उसका असर बिजनेस में होता है और उस डिसीजन से उस कन्वेंशन से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आता है। तो हम लोग को में भी बहुत सारा हम लोग कुछ कार्बन क्रेडिट्स के लिए कुछ हम लोग काम किया है। आने वाला COP29 कंप्लीट होने के बाद में न्यू मेथोडोलॉजी आएगा तो हम लोग ये सारा चीज़ हम लोग पूरा वो करेगा। मैं सबको मैं उस तरह में हम लोग एक अवेयरनेस कराएगा जो इस महासव के लिए काम करना चाहता है। मैं सबको इनवाइट करेगा कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, क्योंकि हम लोग को अपनी उन्नति होना है, बहुत पीछे रह गया हम लोग का यहाँ पे हम लोग को बहुत ये पोटेंशियल है, इसको फुली हम लोग इसका एडवांटेज लेना जरूरी है। चलिए ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निर्मल लंकासा जी। थैंक यू। और आपने देखा ये हमारे साथ थे निर्मल लंकासा जी और हमने आज ये कार्यक्रम शुरू किया है इन कन्वर्सेशन और विशाल जोशी भी मेरे साथ थे। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते आपके लिए एक बार फिर कोई नया शख्सियत को लेके आए और इसी तरह हम बात करें। और अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम अगली बार जब निर्मल लंकासा से बात करेंगे तब आपका जो ये सवाल है ये हम उनसे पूछेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।